दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के हमारे पास वीडियो कोर्स और नोट्स अवेलेबल है। नोट्स अब हार्ड कॉपी में हम आपके एड्रेस पे पहुंचवा रहे हैं और वीडियो कोर्स के लिए आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड कर लें। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर से आप हमसे संपर्क करें। दोस्तों इस वीडियो के साथ हम आपको जेएस मिल का प्रतिपूरक मांग वक्र और मार्शल का प्रस्ताव वक्र की जो वीडियो है उसको डिटेल में हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिपूरक मांग सिद्धांत हमें क्या समझाता है। देखिए, इससे पहले हमने रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत पढ़ा है। मैं एक बार आपको समझा देता हूं तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्या है, क्योंकि बेसिकली तुलनात्मक लागत सिद्धांत हमें क्या बताता है। ये हम बात कर रहे हैं रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत बताता है कि एक देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ तब होगा जब उन देशों के बीच में लागतों में तुलनात्मक अंतर हो। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए भारत है, भारत मतलब श्रम की एक इकाई से बना सकता है 20x या 10y। इसी तरीके से जो नेपाल है वो बना सकता है मान लीजिए 10x और 8y। यानी कि इस स्थिति में भारत जो है वो x वस्तु बनाने में और y वस्तु, दोनों वस्तु बनाने में निरपेक्ष रूप से कुशल है, लेकिन तुलनात्मक रूप से x वस्तु बनाने में ज्यादा कुशल है कंपेयर टू y वस्तु के। कैसे? अगर मान लीजिए भारत की बात करें तो भारत में 1x की जो कॉस्ट है वो किसके बराबर है? भारत में 1x की कॉस्ट, देखिए 1x निकालने के लिए 10 को 20 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0.5y के बराबर है। यानी कि भारत को अगर 1x बनानी है तो आपको दिन खर्च करना पड़ेगा 0.5y। जब वहीं नेपाल को अगर 1x बनानी है तो उसको खर्च करना पड़ेगा 0.8y। यानी कि ये एक तरीके से न्यूनतम कीमत हो गई और ये वाली जो है ये अधिकतम कीमत हो गई। इसी तरीके से अगर हम बात करें भारत में 1y कितने की पड़ रही है, तो भारत में जो 1y पड़ेगी उसके लिए क्या करेंगे, y पता करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 20 से, यानी कि 2x के बराबर की कॉस्ट आ रही है। इसी तरीके से नेपाल की बात करें तो नेपाल में y बनाने की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1.25x। यानी कि ये एक तरीके से न्यूनतम सीमा हो गई और ये अधिकतम सीमा हो गई। यानी कि रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत हमें बताता है कि दो देशों के बीच विनिमय दर इस लिमिट के अंदर होगी। यानी कि कोई भारत जो है वो अपने देश में 1x बना सकता है 0.5y से, नेपाल अपने देश में 1x बना सकता है 0.8y से। इसलिए ये अब अधिकतम लिमिट है, ये न्यूनतम है। व्यापार इसी के बीच में किसी कीमत पर होगा। और y की बात करें तो भारत 1y बना सकता है 2x में, नेपाल 1y बना सकता है 1.25x में। इसीलिए जब व्यापार होगा तो इन दोनों के बीच में कहीं होगा, लेकिन वास्तव में किस रेट पर व्यापार होगा इसके बारे में रिकार्डो कोई बात नहीं कहता। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास करूं तो रिकार्डो का व्यापार सिद्धांत कहता है कि हम यहां पे अगर मान ले 1y तो रिकार्डो कहता है कि जो 1y है वो 1y जो है वो है 2x की इंडिया में और नेपाल में है 1.25x की। तो इसके बीच में कहीं व्यापार होगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये व्यापार से लाभ है। लेकिन ये वास्तविक विनिमय दर क्या होगी? वास्तविक विनिमय दर क्या होगी इसको बताने का काम रिकार्डो नहीं करता। रिकार्डो केवल बताता है कि दोनों की जो लिमिट है उसके बीच में कहीं व्यापार होगा, लेकिन वास्तविक विनिमय दर क्या होगी इसको बताने का काम रिकार्डो ने नहीं किया। इसीलिए जो जेएस मिल का रेसिप्रोकल डिमांड कर्व है या आप कह सकते हैं प्रतिपूरक मांग वक्र है, वो रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का एक सुधार है। क्योंकि रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत एक सीमा को तो बता देता है, लेकिन वास्तविक विनिमय दर किस कारणों पर निर्भर करती है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है।
तो प्रतिपूरक मांग वक्र का बेसिकली मतलब है कि एक देश के बारे में यह पता करना कि वो देश कितनी वस्तुओं को खरीदकर कितनी वस्तुओं को बेचना चाहता है, किस रेट पर बेचना चाहता है, क्या विनिमय दर रहेगी। यानी कि प्रोफेसर जेएस मिल द्वारा प्रस्तावित या पारस्परिक मांग वक्र या प्रतिपूरक मांग वक्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विनिमय की शर्तों का मतलब है कि एक वस्तु, यानी कि विनिमय की शर्त का बेसिकली मतलब आप समझ लीजिए कि निर्यात की कीमत अपॉन आयात की कीमत अगर एक है, इसका मतलब यह हुआ कि 100 रुपए का निर्यात करने पर आपको 100 रुपए का आयात करना पड़ेगा। ये इसका मतलब है। इसका मतलब है कि 100 रुपए का निर्यात हो रहा है और 100 रुपए का आयात हो रहा है। अगर 1.2 हो जाए, इसका मतलब है कि आप 120 रुपए का निर्यात कर रहे हो और 100 रुपए का आयात कर रहे हो। इसका बेसिकली मतलब ये होता है। तो रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि देशों के में व्यापार का लाभ क्यों होता है, हमने ऑलरेडी समझा, लेकिन वह यह नहीं बता पाता कि वास्तविक विनिमय अनुपात क्या होगी, क्योंकि रिकार्डो का पूरा सिद्धांत पूर्ति पक्ष पर आधारित है। उन्होंने मांग के बारे में कोई बात नहीं की। जो पारस्परिक मांग सिद्धांत है वो बताता है कि वास्तविक विनिमय दर का निर्धारण जो है वो मांग पक्ष के द्वारा किया जाता है। यानी कि जीएल मिस ने कहा कि प्रस्तावित किया कि दो देशों के बीच विनिमय की शर्त अंतर्राष्ट्रीय मांग पर निर्भर करती है। ये आप समझिए, किस पर निर्भर करती है? मांग पर निर्भर करती है, जिसे पारस्परिक मांग कहते हैं। मैं आपको समझा देता हूं पारस्परिक मांग का क्या मतलब है। पारस्परिक मांग का क्या मतलब है? पारस्परिक या प्रतिपूरक मांग किसे कहते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। मान लीजिए भारत है, भारत क्या कर रहा है? नेपाल से वाई वस्तु आयात कर रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं, और नेपाल भारत से एक्स वस्तु आयात कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भारत जो है वो एक्स वस्तु का निर्यात कर रहा है और वाई वस्तु का आयात कर रहा है। तो जिस वाई वस्तु का आयात कर रहा है उसकी मांग की लोच कितनी है, यानी कि वो अधिक लोचदार है या कम लोचदार है या बेलोचदार है, कैसी है, या इकाई लोचदार है। इसी तरीके से जो नेपाल है, नेपाल क्या कर रहा है? भारत से आयात कर रहा है। क्या कर रहा है? भारत से आयात कर रहा है एक्स वस्तु, और निर्यात क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है वाई वस्तु। यानी कि नेपाल में भारत से जो एक्स वस्तु आयात की जा रही है उसकी मांग की लोच क्या है? इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल डिमांड कर्व, यानी इलस्ट्रेशन। रेसिप्रोकल डिमांड कर्व का बेसिकली मतलब है कि भारत जिस चीज का आयात कर रहा है उसकी लोच कितनी है, नेपाल जिस चीज का निर्यात आयात कर रहा है उसकी लोच कितनी है। यानी कि मांग की लोच के आधार पर वस्तु की कीमत डिसाइड होती है, ऐसा समझाने का काम जेएस मिल के द्वारा किया गया है। तो उन्होंने बेसिकली ये बताने की कोशिश की कि दो देशों के बीच जो विनिमय की शर्तें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो उसकी मांग पर निर्भर करती है, जिसे पारस्परिक या प्रतिपूरक मांग कहते हैं। किसी देश में दूसरे देश की वस्तुओं की मांग को प्रतिपूरक मांग कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? आयात में प्रतिशत परिवर्तन बटे व्यापार की शर्तों में प्रतिशत परिवर्तन। यानी कि इसका मतलब है कि निर्यात कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन बटे आयात कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन। मैं आपको आगे समझाने का प्रयास करूंगा, कंसेप्ट समझ लीजिएगा, आप अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी कि प्रतिपूरक मांग में तीन कंडीशन हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तो हम ये मान लेते हैं कि जो प्रतिपूरक मांग है वो बेलोचदार है। देखिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूं, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूं। देखिए, समझिए की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1, हम मान लेते हैं, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भारत जो है, भारत वाई वस्तु का आयात कर रहा है। ठीक है जी। अब मान लीजिए भारत में जो वाई वस्तु का आयात किया जा रहा है वो है तेल, और भारत अपनी जरूरतों का 95% जो तेल है वो आयात करता है। हम ये मान रहे हैं कि भारत तेल का आयात कर रहा है, और तेल की जो मांग है वो बेलोचदार है, यानी कि ईडी लेस देन 1 है।
यहां पर हमने अलोचदार लिखा हुआ है, वही बात है, अलोचदार बेलोचदार एक ही बात है। यानी कि यदि किसी वस्तु जिससे वो विदेशों में खरीदने की हम कोशिश कर रहे हैं उसकी प्रतिपूरक मांग बेलोचदार है, तो इसका मतलब है कि हमें उस वस्तु की अत्यधिक आवश्यकता है, उस वस्तु के बिना हम जी नहीं सकते, कीमत बढ़ने पे भी हम उस वस्तु को खरीदेंगे। ऐसी स्थिति में जो कह सकते हो आप एक तरीके से जो लोच निकल के आएगी वो लेस देन 1 निकल के आएगी। यानी कि अगर वस्तु जो है वो बहुत अनिवार्य है तो उसकी जो प्रतिपूरक मांग होगी वो ईडी लेस देन 1 होगी। इस स्थिति में व्यापार की शर्तें जो होती हैं वो देश के लिए प्रतिकूल होती हैं। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो आयात कीमतों में वृद्धि होगी, आयात कीमतों में जो वृद्धि होगी वो ज्यादा होगी निर्यात कीमतों में वृद्धि से, निर्यात कीमतों में वृद्धि से, जिससे कि जो व्यापार की शर्तें उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। व्यापार की शर्तों का क्या मतलब मैं यहां पे कह रहा हूं, px/py। ठीक है जी। अगर हम ये मान लेते हैं कि प्रतिपूरक मांग लोचदार है, इसका मतलब भारत मान लीजिए खरीद रहा है, भारत जो खरीद रहा है वो खरीद रहा है वाई वस्तु, और हम वाई वस्तु मान लेते हैं कपड़ा है, या कपड़े की जगह मान लीजिए टीवी है, या टीवी मान लीजिए फोन है। तो ऐसी वस्तु की मांग अगर लोचदार है तो इसका मतलब ये है कि उस देश के पास वस्तु के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। अगर एक बार विदेशी अपनी कीमत को बढ़ा देता है तो हम उसके प्रतिस्थापन वस्तु पे चले जाएंगे, जिसकी वजह से उस वस्तु की मांग लोचदार होगी। यानी इस केस में जो प्रतिपूरक मांग है वो ईडी मोर देन 1 होगी, और इस स्थिति में जो देश है उसके अंदर जो व्यापार की शर्तें वो अनुकूल होती हैं। अगर इकाई लोचदार है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मांग इकाई लोचदार है तो उस स्थिति में आयात और निर्यात दोनों की कीमतों में समान अनुपात में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से व्यापार की शर्तें स्थिर रहती हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करता हूं, यहां पे समझिएगा। देखिए हम यहाँ पे मान रहे हैं कि हर कंडीशन में जो कीमत है वो व्यापार की शर्तें वो 2 से 2.4 हो गई है, 2 से 2.4 हो गई है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जो निर्यात कीमतों में वृद्धि हुई है, निर्यात कीमतों में प्रतिशत वृद्धि बटे आयात कीमतों में प्रतिशत वृद्धि, वो 20% है। हम तीनों ही केसेस में मान के चल रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि निर्यात कीमतों में जो वृद्धि हुई है वो आयात कीमतों की तुलना में 20% ज्यादा हुई है। सिंपल सरल भाषा में हम ये समझ लेते हैं। इसी तरीके से आयात जो है वो 100 से 120 हो गया, 100 से 150 हो गया, और 100 से 110 हो गया। यानी कि निर्यात कीमतों में 20% परिवर्तन से आयात में भी 20% की वृद्धि हुई। यानी कि इस स्थिति में हम अगर फार्मूला पुट करोगे तो ये आंसर 1 आएगा। इसका मतलब ये है बच्चों, अगर आप सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो जितना हमारा को एक तरीके से कोई एक्स्ट्रा बिल हमें पेमेंट करने को नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा जो 20% का इंपोर्ट बढ़ा है उसकी कंपनसेशन हमारी कीमत बढ़ने से हमें मिल गई है। यानी कि हमारी कीमतें बढ़ने के बावजूद भी हम आयात जो बढ़ाया है वो उतना ही अनुपात में बढ़ा है जिस अनुपात में कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से जो यूनिटरी है वो इलास्टिक रहेगी और व्यापार संतुलन में रहेगा। यहां पर ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपका 20% कीमत बढ़ने से आप 50% अधिक आयात कर पा रहे हो। बेसिकली इसका मतलब ये है, यानी कि 20% आपकी कीमतें बढ़ी देश में, लेकिन आप अधिक आयात कर पा रहे हो, जो कि आपको अनुकूल व्यापार शर्तों को दिखा रहा है, अनुकूल व्यापार शर्तों को दिखा रहा है। और इसी तरीके से अगर आपका ये 10% बढ़ता है आयात, जबकि आपकी कीमतों में 20% की वृद्धि हुई है, तो ये प्रतिकूल व्यापार शर्तों को दिखा रहा है, प्रतिकूल व्यापार शर्तों को दिखा रहा है। बेसिकली आपको समझने का प्रयास ये करना है कि जो प्रतिपूरक मांग वक्र है, जो कंसेप्ट है प्रतिपूरक मांग वक्र, वो बेसिकली ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि किसी भी देश में कीमतों का निर्धारण उसकी मांग की लोच के आधार पर होता है। अगर मांग की लोच अधिक होगी, मतलब अब ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए कीमत की बात हम कर रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल में दिया था, यहां पे एग्जांपल में हमने दिया था, एक मिनट, हाँ यहां पे एग्जांपल में दिया था, एक मिनट, यहां एग्जांपल हमने दिया था, इसी एग्जांपल को हम दोबारा से ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए भारत जो है, भारत में
एक्स वस्तु बनाने की जो कॉस्ट है वो 0.5y है, जबकि नेपाल में एक्स बनाने की जो कॉस्ट है वो 0.8y है। अब नेपाल जो है वो इसका आयात कर रहा है। तो अगर ये जो आयात है, जो प्रतिपूरक मांग है वो बेलोचदार हुई, तो कीमत जो होगी वो 0.75y के आसपास बैठेगी या 0.7 के आसपास बैठेगी, यानी कि वो ऊंची कीमत पे भी वस्तु खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब व्यापार की शर्तें भारत के लिए फेवरेबल होंगी ना, क्योंकि इसका मतलब है कि उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, एक तरीके से कीमत ऊंची हुई। अगर ये लोचदार है, यानी कि वो इसको टाल सकता है, तो कीमत लगभग 0.6 के आसपास डिसाइड होंगी। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कितनी लोचदार है। अगर बेलोचदार है तो नेपाल ज्यादा कीमत देगा, लोचदार है तो नेपाल कम कीमत देगा। यानी कि अगर लोचदार है तो व्यापार की शर्तें नेपाल के अनुकूल होंगी, अगर बेलोचदार है तो व्यापार की शर्तें नेपाल के प्रतिकूल होंगी। बच्चों, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है प्रतिपूरक मांग वक्र का। मैं आपको फिर से बता देता हूं, प्रतिपूरक मांग वक्र के माध्यम से अभी भी हम एग्जैक्ट कितनी कीमत होगी वो डिसाइड नहीं कर पाते। इसे करने का काम मार्शल के द्वारा किया गया था, जो कि हमने मार्शल का जो प्रस्ताव वक्र है उसके बारे में हम आगे डिटेल वीडियो कराएंगे। दोस्तों, वो वीडियो आपको हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रतिपूरक मांग वक्र का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा।